हेलो गाइज, वेलकम टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस लेकर के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी के प्रीलिम्स क्यों ना हो, इस वीडियो से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो आपके प्रीवियस एग्जाम बेसिस पे ही लिए गए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आपको फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपके आंसर का। और गाइज, ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ डायरची वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू विच एक्ट। जो डायरची प्रिंसिपल था हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस एक्ट से आया था? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 एक्ट के जरिए ये आया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरची इन इंडिया। द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरची एट प्रोविंशियल लेवल। ये प्रोविंशियल लेवल पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। द एक्ट ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। इसी एक्ट के जरिए पहली बार इंडिया में क्या इस्टेब्लिश हुआ था? पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 2 है, On which date first meeting of the Constituent Assembly was held? Constituent Assembly की पहली मीटिंग कब हेल्ड हुई थी? आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 में। The first meeting of Constituent Assembly was held on 9 December 1946. The meeting was not attended by all members of the Constituent Assembly. मतलब सारे मेंबर्स के द्वारा ये अटेंड नहीं किया गया था जो Constituent Assembly के मेंबर्स थे उस मीटिंग को। The meeting was also boycotted by, किसके द्वारा बॉयकॉट करी गई थी ये मीटिंग? मुस्लिम लीग के द्वारा ये मीटिंग बॉयकॉट करी गई थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड द 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 9th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया है? आंसर हो जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 एडेड 2 न्यू आर्टिकल्स। 2 न्यू आर्टिकल्स ऐड करे गए थे इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था। आर्टिकल नंबर 31A एंड 31B। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया 9th शेड्यूल, ये सब चीज़ें ऐड हुई थी 1951 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स। सर्टेन स्टेट्स के प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स से ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? कौन सी गवर्नमेंट को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉलोड इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज द कैबिनेट। द रियल एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। कैबिनेट ही क्या होता है? अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट का, एंड स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द लेटर कॉन्फिडेंस। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कितने दिन का प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड होता है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निकालने के लिए आंसर होगा 14 डेज। 14 डेज का प्रायर नोटिस ज़रूरी होता है। द इम्पीचमेंट चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब दोनों ही हाउस के पार्लियामेंट जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के द्वारा ये इनिशिएट करा जाता है। क्या? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और द चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। मतलब 1/4 जो मेंबर होते हैं हाउस के, उनके द्वारा ये करे जाना चाहिए। एंड 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, और 14 दिन की नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। तो पहला आर्टिकल है 52, जिसमें हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 53 में हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जैसे कि आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर ही हमारे प्रेसिडेंट आते हैं। आर्टिकल नंबर 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं।
आर्टिकल नंबर 55 की बात करें तो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस मैनर में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके बारे में बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 56 में बात करें तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो टर्म पीरियड होता है प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करने के लिए, उसके बारे में बात कौन से आर्टिकल में करी जाती है, आर्टिकल नंबर 56 में की जाती है। आर्टिकल नंबर 57 की बात करें तो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी की इसमें बात करी जाती है। आर्टिकल नंबर 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, जो भी क्वालिफिकेशन होती है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वो होती है बात किसमें, आर्टिकल नंबर 58 में, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 59 की बात करें तो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट की ऑफिस की जो कंडीशन के बारे में बात करते हैं वो आर्टिकल नंबर 59 में होती हैं। आर्टिकल नंबर 60 ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत एग्जाम में आता है। ओथ और अफर्मेशन, जो भी इनकी शपथ होती हैं, जो भी इनके अफर्मेशंस होते हैं प्रेसिडेंट की, वो बात 60 आर्टिकल में कही जाती है। आर्टिकल नंबर 61 की बात करें, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस वाला, तो ये प्रोसीजर किसके आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 61। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की रिलेटेड बात हुई है तो ये कौन से आर्टिकल में आएंगे, आर्टिकल नंबर 61 में आएंगे। आर्टिकल नंबर 62 की बात करें तो टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस और पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। तो आर्टिकल नंबर 62 में ये बात करी गई है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑफिस होल्ड करे रहते हैं जब तक दूसरे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होकर वो वैकेंसी फिल ना हो जाए, तब तक हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट ही होल्ड करेंगे ऑफिस को। तो ये आर्टिकल नंबर 62 में बात करी गई है। तो टोटल आर्टिकल 52 से लगाई 62 तक हम किसके बारे में बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। गाइज ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपके एग्जाम के लिए ये थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन इन इंडिया, ठीक है, इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज जो सिटीजन्स का है इंडिया में उसके अंडर नहीं आता है। पहला दिया है ए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना नेचुरल एनवायरनमेंट को। बी दिया हुआ है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सी दिया है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, स्ट्राइव करना किसके तरफ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के तरफ। और डी दिया है ऑल आर कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज, सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, to strive towards abolition of untouchability. Untouchability was made unconstitutional and abolished through Article number 17 under Fundamental Rights. ठीक है, अनटचेबिलिटी क्या होता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया है और अबॉलिश किया गया है आर्टिकल नंबर 17 में, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड मैं फुल वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, The ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble are borrowed from the constitution of which country? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो प्रियम्बल में है हमारे, ये कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। आंसर हो जाएगा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। द प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दीज आइडियल्स वर बॉर्न ड्यूरिंग द, ये कब बॉर्न हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, कौन सा आईपीसी रिलेट करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज से। तो सेक्शन 493 टू 498 तक ये रिलेट करता है किससे, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज से। द सेक्शन 493 टू 498 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज रिलेटेड टू ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। एंड सेक्शन 493 क्या स्टेट करता है, अ मैन बाय डिसीट कॉजिंग अ वुमन नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम एंड टू कोहैबिट विद हिम इन दैट बिलीफ। ठीक है, मतलब जो औरत लीगली रूप से शादीशुदा नहीं है किसी मैन के साथ, बट मैन बिलीव दिलाता है कि वो लीगली मैरिड है उसके साथ, तो वो एक ऑफेंस होता है। तो सेक्शन कौन सा लगता है इस पे, 493 सेक्शन लगता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी प्रेजेंटेड टू, जो एक एप्लीकेशन होती है डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति, वो किसके अंदर प्रेजेंट करी जाती है? आंसर होगा मैजिस्ट्रेट। ये एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के अंडर जाती है। एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी प्रेजेंटेड टू मैजिस्ट्रेट फॉर सीकिंग वन और मोर रिलीफ्स मेंशनिंग इन द सेक्शन बाय वन, क्या पहला पॉइंट है? द एग्रीव पर्सन। सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव पर्सन एंड एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव पर्सन। तो ये सारे डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन किसके अंडर जाती है? मैजिस्ट्रेट के अंडर जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय विच एक्ट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। तो चाइना के साथ ईस्ट इंडिया की मोनोपोली ट्रेड कब लॉस्ट हुई? कौन से एक्ट के दौरान? आंसर होगा द चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में ये लॉस्ट हुई। और चार्टर एक्ट 1833 को हम क्या कहते हैं? सेंट हेलेना एक्ट 1833। ठीक है, ये पास्ड हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा टू रिन्यू द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज लास्ट रिन्यूड इन 1813। 1813 में जो लास्ट रिन्यूड हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर, वो रिन्यूड हुआ 1833 में। ठीक है, Via this act, the charter was renewed for 20 years. इस चार्टर एक्ट के द्वारा ये 20 साल के लिए रिन्यूड हो गया। But the East India Company was deprived of its commercial privileges which it enjoyed so far. ईस्ट इंडिया कंपनी काफी दिन तक इससे वंचित रही थी, जो कॉमर्शियल प्रिविलेजेस इसे मिल रखे थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? आंसर हो जाएगा होम मिनिस्टर। हमारे क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के। द पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। द पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस, किसका ध्यान रखती है? प्रोग्रेस का, जो कि गवर्नमेंट के बिजनेस पे होता है इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी कहलाती है। कौन सी? पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। ठीक है, और इसके फर्स्ट होल्डर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रेजेंट होल्डर कौन है? अमित शाह हैं। और इसका टर्म पीरियड कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की, तो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया। हाई कोर्ट के जज का टेन्योर कितना होता है? आंसर होगा नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स नहीं होता है। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स। इनकी एज रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब 62 ईयर्स तक ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जज के रूप में। गाइस, ये वीडियो अगर थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है किसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? यूटीज़ के लिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का यूटीज़ के ऊपर, विच इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। ये क्या कहलाती हैं? उसी वजह से सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज एम्पावर्ड टू रिमूव द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को रिमूव करने का पावर किसके पास है? आंसर होगा गवर्नर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके पास कोई भी प्रोसीजर या कोई भी ग्राउंड्स नहीं है फॉर द रिमूवल ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, जब तक गवर्नर चाहेंगे तब तक ये होल्ड करेंगे ऑफिस को। दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव बाय द गवर्नमेंट एट एनी टाइम। इसका मतलब है कि गवर्नर कभी भी रिमूव कर सकते हैं किसको? एडवोकेट जनरल को। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मतलब कैट का मैक्सिमम टर्म ऑफ चेयरमैन कितना है? आंसर होगा 5 ईयर्स। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल holds office for a term of 5 years and until he attains the age of 65 years. 65 years तक होने तक और 5 ईयर टर्म होता है किसका? कैट के चेयरमैन का। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप। पहली इंटर स्टेट काउंसिल कब सेटअप हुई थी? आंसर हो जाएगा 1990।
अंडर आर्टिकल 263 याद रखेंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 के अंडर प्रेसिडेंट क्या एस्टैब्लिश कर सकते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट और डिस्कस करने के लिए सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो भी कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। जितने भी कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन और डिस्कशन करने के लिए ये काउंसिल सेटअप होती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन से आर्टिकल में इसकी बात होती है? आर्टिकल नंबर 263 में होती है। आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके होते हैं? आंसर होगा राज्यसभा के होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के भी रूप में काम करते हैं। व्हेन ही लेटर इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज। कब ये एक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के रूप में? जब हमारे प्रेसिडेंट किसी वजह से एब्सेंट हो या इल हो या कोई भी कॉज हो, प्रेसिडेंट जब अवेलेबल नहीं होते हैं अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, तब हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के रूप में। और ये साथ ही चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो। अब बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल नंबर 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। 64 में द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। आर्टिकल 65 में द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डिस्चार्ज करेंगे फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट का। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 65 के अंदर। आर्टिकल नंबर 66 की बात करें, इलेक्शन की बात होती है वाइस प्रेसिडेंट के। आर्टिकल नंबर 69 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की टर्म ऑफिस की बात होती है। आर्टिकल नंबर 68 की बात करें तो टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाले रहते हैं जब तक दूसरे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते, बजाय इनका टर्म पीरियड खत्म क्यों ना हो गया हो। आर्टिकल नंबर 69 की बात करें तो ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात होती है वाइस प्रेसिडेंट के। आर्टिकल नंबर 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। किसी भी कंटिजेंसी से अगर प्रेसिडेंट अपनी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं अपनी ड्यूटी, तो इनके जगह ये फंक्शन करेंगे। आर्टिकल नंबर 71 की बात करें तो मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जो भी मैटर्स रिलेटेड होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, ये सारे के सारे 71 आर्टिकल में आते हैं। आर्टिकल नंबर 72 की बात करें, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा। पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास कि पार्डन, क्षमा यात्रा कर सके, ग्रांट कर सके। एंड टू सस्पेंड, रेमिट एंड कॉम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। इसमें प्रेसिडेंट के पावर के बारे में बात करी गई है 72 में, जिसमें वो पार्डन को क्षमा कर सके या सस्पेंड कर सके, रेमिट कर सके या कॉम्यूट कर सके किसी सेंटेंस को इन सर्टेन केसेस पे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी, जो कि अपेक्स कोर्ट कहलाती है, उसमें अगर किसी पर्सन को सेंटेंस टू डेथ दे भी दिया गया है तो भी प्रेसिडेंट उसको चाहे तो क्षमा यातना कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्शन इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर कंडक्टेड बाय। जो भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में फॉर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए, किसके द्वारा ये कंडक्ट कराए जाते हैं? आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये फॉर्म कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में, 1950 में ये फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सुकुमार सेन थे। करंट एग्जीक्यूटिव कौन है? राजीव कुमार जी हैं। तो याद रखेंगे अच्छे से, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो सकता है कि करंट एग्जीक्यूटिव कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। आंसर हो जाएगा राजीव कुमार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर देयर इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि हम NHRC भी कहते हैं, उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने होते हैं? आंसर हो जाएगा 7। इन एडिशन टू फुल टाइम मेंबर्स, ऐड करते हुए फुल टाइम मेंबर्स को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में टोटल 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं।
द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट होते हैं द नेशनल कमीशन फॉर एससीज शेड्यूल कास्ट के लिए, द नेशनल कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के लिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं किसके लिए? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जो भी पर्सन्स डिसेबिलिटीज के साथ हैं उनके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो टोटल 7 हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। गाइज, इस वीडियो में आपको बहुत सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए करा रही हूँ। ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेकर के हम आगे भी आ सकें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी के ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है? आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं सीएजी के ओथ को। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी बिफोर टेकिंग ओवर हिज ऑफिस मेक्स एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट एंड ओथ और अफर्मेशन। ठीक है, अपने ऑफिस को टेक ओवर करने से पहले ये प्रेसिडेंट के सामने ओथ और अफर्मेशन लेते हैं एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल्स की बात करें तो 148 to 151 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन बनता है कि सीएजी ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? आर्टिकल नंबर 148 to 151। ये आर्टिकल डील करता है सीएजी से। सीएजी इज रैंक 9th रैंक होती है सीएजी की एंड एंजॉयज द सेम स्टेटस एज अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही ये स्टेटस एंजॉय करते हैं। तो गाइज, ये वीडियो की क्वेश्चन सीरीज यहीं पर एंड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें